हेलो फ्रेंड्स, आज 7th की एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की हड़ताल। तो क्या है? अध्याय 1 प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, ये क्या है? एक मानचित्र है। इसको किसने बनाया गया है? किसने बनाया है? तो अल-इदरीसी ने बनाया था। और ये दुनिया का एक नक्शा है, एक हिस्सा है, नक्शे का एक हिस्सा है, और जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र की ओर दिखाया गया है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप को कैसे भूमि से समुद्र की ओर दिखाया गया है। ठीक है, अब यह देखते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालना है। हम लोग एक को देख लिए और दूसरा वाला तो क्यों देखेंगे। ठीक है, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाई गई दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इसमें जो अंतर है वो काफ़ी अंतर है। ठीक है, इसमें काफ़ी अंतर है। अल-इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। जो अल-इदरीसी का मानचित्र है उल्टा है, आज के मानचित्र से उल्टा है। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत है, जो उत्तर भारत है आज के दक्षिण भारत के पास था। ठीक है, ऐसा मानचित्र में बनाया गया था अल-इदरीसी के मानचित्र में। और जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे वहाँ पर क्या मिलेगा? श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। देखिए, जो श्रीलंका वाला भाग है वो ऊपर की तरफ दिखाया गया है और जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है वो नीचे की तरफ दिखाया गया है। ये अल-इदरीसी के मानचित्र में। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ठीक है, यह एक चीज़ है। जो मानचित्रकार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जैसे जो मानचित्र बनाते हैं या जो नक्शे बनाता है उसको क्या बोलेंगे? मानचित्रकार। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शा बनाता है इसको क्या कहेंगे? मानचित्रकार। अब देखते हैं ये वाला मानचित्र, दूसरी वाली मानचित्र को। ठीक है, लगभग आज का मानचित्र से मिलता जुलता है, लगभग में तो मिल ही जाता है। 18वीं सदी के आरंभ में गिलोम द लिस्ली के एटलसनुओं के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। हाँ, ये मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में, यानी तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी, जो यूरोप के नाविक और व्यापारी होते थे, ये इस मानचित्र के इस नक्शे का इस्तेमाल करके वो समुद्री यात्रा करते थे। ठीक है, तो इस नक्शे का इस्तेमाल करके वो लोग समुद्री यात्रा करते थे। आगे देखते हैं। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात है कि एक दूसरे यानी दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया है। देखिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात एक और है कि यह बात दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था। इतिहासकार अब जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, जो नक्शा हो गया, जो लेख हो गया, इन सब के अध्ययन करता है तो ये सब क्या हो गया? उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान रखना जरूरी भी होता है। अब देखेंगे नई और पुरानी शब्दावली। अब देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? बात करेंगे नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी और आधुनिक भारत भाषा से भिन्न है। जो मध्य युग का क्या है? फारसी और आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, बल्कि इस समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ये देखिए, जो व्याकरण और शब्द भंडार है तो ये इसमें ही नहीं है, बल्कि क्या है? समय के साथ शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखिए, जो उदाहरण के लिए बात करें, हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए।
आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहास का मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना के लिए बीच में स्थित इलाकों से था। ठीक है, जो पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना है तो इस इलाके के लिए था, इस इलाके के जो बीच में स्थित है इलाका है तो उन सब के लिए था। और इसका प्रयोग किसने किया था? तो ये फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज। ठीक है, फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज। और किसके किसके लिए? तो यानी पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था ना। और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में, देखिए अब जो 16वीं सदी के आरंभ में है तो ये बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ये जो प्रयोग किए गए थे तो ये राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ में नहीं जुड़ते, लेकिन आज क्या होता है, ये हिंदुस्तान शब्द राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ में लगभग हम लोग जोड़ रहे हैं इसको। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों की कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ठीक है, जब मध्य युग की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो किसी गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति होता था जो अनजान व्यक्ति होता था, जो किसी अलग समाज या संस्कृति का अंग न हो, मतलब जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसे क्या कहते थे? विदेशी। और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। बात करें नगरवासी के लिए तो जो वनवासी होता था ये लोग विदेशी होता था। नगरवासी के लिए कौन विदेशी होता था? ये वनवासी लोग। और किंतु एक ही गांव में रहने वाले लोग, बात करें एक ही गांव में रहने वाले लोग, दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हाँ, अब आगे देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, मतलब 6th क्लास के एनसीईआरटी बुक में हम लोग गुप्त वंश और शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़े थे। और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से ऐसे चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का धीरे धीरे कम करने लगी। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, ये आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना और सुनना है।
जो धर्म ग्रंथ हो गए, जो शासक वृत्तांत हो गए, जो संत के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते थे। कौन करते थे? इतिहासकार ना। और जो धनी व्यक्ति और शासक जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ, धनी व्यक्ति क्या करते थे? शासक और जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित क्या करते थे, और इन पांडुलिपियों को क्या करते थे? पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। और इन्हीं पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। ये सब और इन सब को खोज के पता रखना, इन सब को खोजना काफ़ी कठिन काम भी है ना। अब देखते हैं अभिलेखागार होता क्या है? ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं ना। सभी राज्यों और सरकार के बीच पास होते हैं ये सब। राष्ट्र और राज्यों के सरकारों के अभिलेखागार होते हैं ना, जिसमें बहुत सारी बातें रिकॉर्ड रखा जाता है। इन दिनों बात करेंगे, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि क्या नकलन विष हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र की गिरहकारी की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया है, फलस्वरूप आपके मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज से हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई पांडुलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। और इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है ना। तो ये समझाने वाली बात नहीं है, तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि कैसे नकल करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। जैसे उस समय कोई छापाखाना या मशीन तो होता नहीं था, इसलिए किसी सुंदर नकलन जो सुंदर मतलब सही ढंग से नकल कर सके, तो ऐसे लोगों को रखा जाता था। और ये लोग क्या करते थे? पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, मतलब उसका फोटोकॉपी बनाते थे। ठीक है। और ये एक लघु चित्र की जो चित्र दिया गया, ये लघु चित्र की एक प्रतिकृति है, इसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। और इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीचेयर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई और पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को क्या करते थे? पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। अब देखते हैं, यहाँ पर दो प्रकार का लिखावट है, दो किस्म का राइटिंग है। देखिए ये राइटिंग देखिए और इस राइटिंग देखिए, काफ़ी भिन्न है ना एक दूसरे से। और जो ये लिखावट की शैली है, फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। और नस्तलीक लिपि जो बाईं ओर है, देखिए जो नस्तलीक लिपि है ये बाईं साइड में है। और इसको नस्तलीक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, एक धारा प्रवाह में लिखा जाता है। और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और शिकस्त लिपि यानी दाईं ओर है, अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है। अधिक संघन और संक्षिप्त, अधिक संघन है ना और कठिन है ना। अब आगे देखते हैं, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, तो काफ़ी अंतर था, माना दोनों में अंतर आ गया। ठीक है। और लेकिन 1971 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी।
और ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। जो पहली बार का वृत्तांत है उनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसलिए यह क्या है, पुस्तकालय के किसी विशाल संग्रह में कहीं दबा हुआ होगा ना। अब बात करें नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए और इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, जिससे बात करेंगे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सब बाहर से आया है हमारे देश में। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। और इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे, तो इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में देखिए रहट का चित्र है। जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र था, राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। देखिए, जो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे और इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ लिपिकों क्या है, जो इसका लाभ कौन, मराठा हो गया, सिख हो गया, जाट, अहोम और कायस्थ यानी मुख्यतः लिपिकों, मुंशियों का कार्य करने वाला जाति होता था, आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जो जंगल है उसको काट रहा था जहाँ पर जैसे कि वो लोग खेती कर सके। और कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगी, कृषक बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज थे उनके अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे, कुछ कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ते गए, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। ठीक है, जिसकी जितनी संपत्ति उसके आधार पर जो दर्जा है वो भी बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो यहाँ पर जो पर्यावास है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ये पर्यावास क्या है, तो ये किसी क्षेत्र का हो गया जो पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की समाज की बात करें या आर्थिक जीवन शैली की बात करें तो ये सब है। ठीक है, तो वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है पर्यावास। आपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं, देखिए, जो अपने सदस्यों का व्यवहार होता था ये नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाते थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाते थे, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था और मिल मिलाकर वे किसी अन्य यानी किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। अब देखते क्षेत्र और साम्राज्य चोल। जो क्षेत्र और साम्राज्य चोल
चोल के बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे और मुगल अध्याय के बारे में हम लोग 4 में पढ़ेंगे, अध्याय 4 में। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आ जाते थे। बात करें जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखेंगे। तो उसमें प्रशस्ति में इसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की यानी गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था। तो ये क्या है, पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के दौरान जो इतिहासकार हैं वो विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं ना। देखिए, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक है, जो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी है, जो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल-अबसरफी ममालिक अल-अमसर के अनुसार, ये क्या है, अल-अबसरफी ममालिक अल-अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत है। ये क्या है, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्या है, प्रांत हैं। किस तरह से है, सिवास्तान, फर्स्ट में सिवास्तान, उच्च मुल्तान, कलानौर, लाहौर, शमाना, सरस्वती, कोहराम, खांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समुद्र और माबार है, ये सब है ना। बात करेंगे भाषा तथा, देखिए यहाँ पर कुछ है, क्या आप जानते हैं, आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों कहते थे? आप क्या समझते हैं, आप बता सकते हैं। बात करेंगे भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। ये जो भाषा तथा क्षेत्र है, सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। देखिए, जो 1318 में अमीर खुसरो ने एक बात पर गौर किया तो कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा क्यों है, यानी सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, अलग भाषा सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में, और तेलंगानी यानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी यानी गुजरात में, और मारवाड़ी यानी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार से जो अलग अलग भाषा थे उसको बोले जाते थे, और लगभग में आज भी बोलते ही हैं इस प्रकार की भाषा। और अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। संस्कृत की बात करें तो इस ब्राह्मण लोग ही जानते हैं, आम लोग नहीं जानते थे। ये खुसरो के द्वारा बतलाया गया है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाना है, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तक हो चुके, मतलब जो भौगोलिक आयाम है वो तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में हम लोग देखेंगे कि इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला और एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, अब बात करेंगे 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के धराम पर था।
फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से बनने लगे। अध्याय 8 का है। लेकिन वर्षों से जो सर्वदेशीय क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, तो उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। और इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, इन उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो ये 18वीं लगभग में 18वीं सदी की बात है, ठीक है। 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में की बात है। उस समय की बात थी जब प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में जो मिलती है, ये सब के बारे में बात है। अब बात करेंगे पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म क्या है? इतिहास, जो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का सर्व सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाव में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था, ठीक है। देखते हैं संरक्षक होता क्या है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार यानी शिल्पकार या विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो उसको क्या कहेंगे? संरक्षक। यानी कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। अब हम लोग देखेंगे इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको यानी हम लोगों को अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान शरीफ है वह 7वीं सदी यानी व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा भारत में। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वह क्या केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं तो उलेमा को संरक्षण देते थे। और हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद यानी अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। फ्रेंड्स, ये जो शिया और सुन्नी है
क्वेश्चन में आ सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो शिया क्या थे? पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्पन्न नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, और इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। और इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है? हनफी और शफी, ये इस्लामी न्याय सिद्धांत है जो हमारे भारत में मिलते हैं। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा राष्ट्रवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। फ्रेंड्स, जो इतिहासकार होते हैं ना, समय को घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, या केवल घंटों, दिन, वर्ष के रूप में नहीं देखते हैं। ये क्या है? नज़रिया है। समय और सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो परिवर्तन आता है, जो झलकता है, उसके बारे में वो दिखलाता है, या विचार करता है, या विश्वास में कितना स्थायित्व रहा है, उन सब का परिवर्तन, उसमें परिवर्तन कितना आया है, इन सब के बारे में देखता है, जानता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशीय विभाजन। देखिए, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के 3 रूप में विभाजन किया था। तो ये कौन विभाजन किया था? ये अंग्रेज इतिहासकार हैं ना। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप के अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँव के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल यानी क्लास 7 के एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, और इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्र और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, और कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के रूप विकास, और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों का आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। बात करेंगे भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं, और आके 16वीं 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। बात करेंगे 16वीं और 18वीं शताब्दी के बाद, तो ये 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना असमंजस से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। और इस पुस्तक को पढ़ते समय हमें परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलना है, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो तो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो इन सब के बारे में, इस इतिहास को पढ़ने के बारे में हमें पहले साल का जो 6th क्लास का
इतिहास है उनसे तुलना करना है, उसके बारे में बताना है, और एक दूसरे के बीच में कितनी कितनी भिन्नताएं हैं आज के समय में और उन दिनों के समय के बारे में कितनी भिन्नता है, इन सब के बारे में नज़र डालना है, इन सब के बारे में सोचना है, विचार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारी समाप्त हुई। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।